बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ झाबुआ में। आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को जय माता दी। भोपाल में 8 जनवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। लाखों करणी सैनिक वहां पर पहुंचे थे। सरकार से 21 सूत्रीय मांग रखी गई थी। कितनी मांगे सरकार ने मानी थी और क्या उन मांगों पर अभी अमल हुआ है? आपको बता देना चाहता हूँ, 8 जनवरी का जो जन आंदोलन था वो पूरे मध्य प्रदेश के हर एक वर्ग की लड़ाई थी। हर वर्ग के लिए क्षत्रिय समाज ने आगे आकर हर वर्ग की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को 8 जनवरी के जन आंदोलन में तब्दील किया। और वहाँ से फिर हमारी भूख हड़ताल चालू हुई। 11 तारीख तक हमारी भूख हड़ताल चालू रही। उस भूख हड़ताल में भी हमको विजय मिली और सरकार ने जो हमारी 22 मांगे थी उसमें से 18 मांगों पर सहमति बनाई और कहा कि इसको हम 2 महीने में पूरा करेंगे। तब हमने सरकार से कहा था कि 1 महीना हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं कि 2 महीने में नहीं, अब 3 महीने में भी हमारी मांगों को पूरा कर देना। और हमने उनसे एक चेतावनी भी दी थी कि यदि आप व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं तो हमारी मांगों को पूरा करिए, और यदि आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यदि हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाएंगे, उसको वोट नहीं करेंगे और किसी दूसरे दल को जिताकर आपके सामने खड़ा करेंगे। किन मांगों पर अभी अमल हुआ है? क्या 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं अभी, उसके बावजूद कोई मांगे मानी गई या फिर सरकार से आपकी इस बारे में कोई बातचीत हुई है? नहीं, सरकार ने हमें 2 महीने 3 महीने तक घुमाया, बार बार बुलाया, हमसे चर्चा भी करी, पर एक भी मांग को उन्होंने पूरा नहीं किया और अभी तक हमें घुमा रहे हैं और जो मांगे हैं उनको घुमा फिरा कर घोषणाओं के माध्यम से खाली अटका रहे हैं, दूसरों लोगों को बुलाकर। अभी तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की है सरकार ने। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जहां जहां पर जा रहे हैं उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। करणी सैनिक जो कि वहां पर काले झंडे दिखा रहे हैं, तो ये किस तरह से विरोध किया जा रहा है और आगे ये कब तक जारी रहेगा? क्या परिणाम सरकार को देखना होंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो भी इस आंदोलन में सम्मिलित थे उन्हें सबको पता है। हर एक व्यक्ति जो वहाँ सम्मिलित था, जो उस आंदोलन में कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी रखता था, किसी न किसी माध्यम से वहाँ उस आंदोलन में पहुंचा था, उस हर एक व्यक्ति को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के साथ विश्वासघात किया है और विश्वासघात करने वाले व्यक्ति का विरोध होता है। और इसी माध्यम से हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं, हम किसी को नहीं बोल रहे विरोध प्रदर्शन करो, काले झंडे बताओ। लोग जो वहाँ आंदोलन में शामिल थे वो कहीं ना कहीं अब उनकी भावनाएं आहत हुई है, हमारी भावना आहत हुई है, वैसे उनकी भी हुई है। तो वो जो विरोधाभास है उसका है कि शिवराज सिंह जी जहां भी जाएंगे लोग स्वतः ही उनको काले झंडे बताएंगे और उनको विरोध प्रदर्शन करके उनको बताएंगे कि आपने विश्वासघात किया है, इस बार आपको वोट की चोट दी जाएगी। अब जो विधानसभा चुनाव है, क्या करणी सैनिक जो है उनमें से कुछ लोग मैदान में उतरेंगे और जो सत्ता की लड़ाई है उस सत्ता में जाकर क्या जो आपकी मांगे उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, सड़क पे हम 8 सालों से लड़ रहे हैं। 8 सालों से सड़क पे लगातार मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, सब समाज को साथ में लेकर लड़ रहे हैं और सभी लोग हमारे को बराबर सहयोग भी करते हैं, हमारे हर आंदोलन में सम्मिलित होते हैं। और जब भी हम अन्याय और अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे साथ खड़े होते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जब सड़क पर लड़ने से ये मांगे पूरी नहीं हुई, जब सरकार हमारे पास खुद चल के आई और हमारी मांगे पूरी करने का वादा करके गई, लिखित में हमको दे के गई कि वादा करते हैं आपसे कि आपकी 2 महीने में आपकी मांगे पूरी करेंगे, और तब भी जाके उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात कर लिया। तो अब सड़क की लड़ाई सदन तक ले जानी है, तो सदन के अंदर हमारे समाज के जो भी हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोग विधानसभा भी जाएंगे और वहाँ अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि 230 विधायक है, 230 विधायकों में से एक भी व्यक्ति ने उन 18 मांगों पे जिक्र नहीं किया। विधानसभा में एक भी व्यक्ति हमारे समर्थन में नहीं आया। यदि लोग हमारे समर्थन में आ जाते जो विधानसभाओं में बैठे हैं, तो हमें ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं थी कि हमें ये सदन में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़ाई सड़क पर लड़ रहे थे और हमको पता था कि हमारे जो भाई हैं जो अंदर बैठे हैं वो सदन में उस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। पर वो इसमें विफल रहे, उन्होंने हमारी आवाज नहीं उठाई। जो 230 विधायक हैं उनमें से एक भी व्यक्ति ने हमारी बात को नहीं रखा। तो अब कहीं ना कहीं हमारे जो विचारधारा के लोग हैं जो हमसे हमारी मांगों में साथ थे, इन मांगों को जो अंदर जाके लड़ सकता है उनको हम विधानसभा में भेजेंगे और अपनी लड़ाई को विधानसभा में भी मजबूत करेंगे। सड़क की लड़ाई सदन में ले जाएंगे और सदन में भी विजय करके आएंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आपका सबसे अहम मुद्दा रहा है। क्या उस आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण होता है तो क्या सभी लोगों को इसका लाभ होगा या सिर्फ जो करणी सेना है या फिर जो सामान्य वर्ग है उसे इसका लाभ होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जात के हिसाब से तो मांग ही नहीं रहे आरक्षण। तो इसमें किसी व्यक्ति का विरोध हो या किसी का फायदा हो या किसी का नुकसान हो,
हम चाहते आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिले। मतलब आर्थिक रूप से हर एक जाति वर्ग का व्यक्ति गरीब है, तो जात के हिसाब से आरक्षण नहीं मांग रहे हम, गरीबी के आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो गरीब है, एसटी का व्यक्ति गरीब है, एससी का व्यक्ति गरीब है, ओबीसी का व्यक्ति गरीब है और जनरल का व्यक्ति भी गरीब है। जो 4 वर्गों में सरकार ने हमें बांट रखा है, उन चारों वर्गों के लोग गरीब हैं। और जब गरीबों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तब वो कहीं न कहीं अपनी मुख्य धारा से जुड़ पाएँगे। जब वो नौकरी लगेगी तो सक्षम हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा तो उसे भी पता है कि मेरा सक्षम होने के बाद मेरा आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद उस नए व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो गरीब है। आपको सर्वे करना चाहिए, गाँव-गाँव जाना चाहिए और देखना चाहिए कितने एसटी, एससी के भाइयों को फ़ायदा हुआ है। आज भी गाँव में 200 घर है तो 2 या 3 मकान जो घर वाले हैं या 4 मकान वाले, 4 घर वाले हैं, उन्हीं को आरक्षण का फ़ायदा मिलता है। और 200 में से 194 लोग, 196 लोग आज भी कवेलू के घर में रहते हैं, गरीबी में अपना जीवन व्यापन करते हैं, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सारे संसाधनों से दूर होकर वो फाइट करते हैं और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनके सामने एक एसपी कलेक्टर का बेटा आरक्षण का फ़ायदा ले जाता है, एक बड़े अधिकारी, बड़े नेता का बेटा फ़ायदा ले जाता है, और जो गरीब होता है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। और आपको पता है कि हमारे जो प्रदेश के स्कूल है सरकारी, उनकी व्यवस्था ऐसी है कि आदमी को किसी भी व्यक्ति को भेजोगे वहाँ पढ़ नहीं सकता हो, क्योंकि अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था शून्य है। सरकार ने ना तो शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया, ना शिक्षकों पे ध्यान दिया। ना तो शिक्षक स्कूलों में जाते हैं, और जाते भी हैं तो वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है। अभी वर्तमान में ही एक बड़ा मुद्दा सामने आया था पटवारी घोटाला को लेकर। किस तरह से जो वो युवाओं के साथ कहीं ना कहीं छल करने का काम किया गया है। कई युवा आज परेशान देखे जा रहे हैं, जिन्होंने वाकई परीक्षा दी थी उनके सामने निकल कर आता है कि ये तो घोटाला हुआ था। ऐसे में आज उनका मनोबल टूटा है। किस तरह से देखते हैं? आपको पता है 2017 से भर्तियाँ ही नहीं आ रही, और जो भर्ती आ रही है वो कहीं न कहीं इन घोटालों के माध्यम से रोक दी जाती है। कोई सा ना कोई सा घोटाला कर देती है सरकार, ताकि किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं देना पड़े। आज 5 सालों से लगातार युवा अपना संघर्ष कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करने के बाद वो सफल भी होता है, तो कहीं न कहीं जो घोटाले के माध्यम से जो त्रुटियाँ होती है, उसमें कहीं न कहीं उलझ जाता है, कानूनी पेच में फँस जाता है और वो कोर्ट में चला जाता है मामला, तो किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे कितने ही युवा हैं जो कहीं न कहीं सरकार की नीतियों के द्वारा प्रताड़ित है। जैसे कि 51,000 अभ्यर्थी जो पास हुए थे शिक्षा विभाग में, उनकी नौकरियाँ नहीं लगी अभी तक। उनको बोल दिया गया आप पास हो, और अब वो अवरेज हो चुके हैं, अब उनको ले नहीं रहे हैं। ऐसे ही अभी पटवारी परीक्षा में जितने भी पास हुए, उनमें से जो चीटिंग करके पास हुए वो तो हैं, पर जो अपनी मेहनत से पास हुए उनकी भी वैकेंसी रोक दी गई। अब ये सरकार का तरीका है रोजगार नहीं देने का, बताना भी है कि रोजगार के लिए हमने अवसर दिए, पर इस तरह के घोटाले हुए और बंद हो गए, तो उसमें सरकार जवाबदार है। और ऐसी सरकार को कोर्ट को संज्ञान लेके ऐसे मुख्यमंत्रियों को जिनके राज्य में होता है, उनको बर्खास्त करना चाहिए, और उनको आजीवन चुनाव लड़ने की जो चुनाव लड़ने का अधिकार होता है वो समाप्त होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस सीट पे बैठे तो उन घोटालों पे रोक लग सके। इनको कोई डर नहीं है, कोई सा भी घोटाला होता है इनका कुछ नहीं होता है। पहले भी व्यापम घोटाला हुआ, क्या हुआ? आज फिर पटवारी घोटाला हो गया, क्या हुआ? तो ये बार-बार घोटाले करते रहेंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। जब इनने क्या करा कि पदोन्नत, मतलब जो उम्र सीमा थी नौकरी में वो 60 साल थी, इनने 62 कर दिया और 65 साल का प्रस्ताव भेज दिया। अब व्यक्ति 60 साल में रिटायर होना चाहिए, तो रिटायर होगा तो उसकी जगह नया आदमी आएगा, तो वहाँ एक व्यक्ति की नौकरी लगेगी। अब ये क्या कर रहे हैं कि उम्र सीमा बढ़ाते जा रहे हैं, तो रिटायरमेंट करेंगे नहीं तो आदमी की जरूरत पड़ेगी नहीं, उन्हीं लोगों से काम करा रहे हैं, और यहाँ युवा बेरोजगार पे बेरोजगार होता जा रहा है, क्योंकि इतनी नौकरियां दे पाएगी सरकार जितनी जरूरत है, और जितनी जरूरत है उतनी भी नहीं दे पा रही है। कई 5 सालों से लगातार वैकेंसी नहीं निकलना, मतलब जो 18 साल का था वो 23 साल का हो चुका है, और 5 सालों में जो जिसकी उम्र सीमा 23 ही थी आखिरी, उसमें वो ओवरेज हो चुका है, अब उसको उसका लाभ मिलेगा नहीं। 2 साल कोरोना के निकल गए और 3 साल पहले निकाल दिया आपने, या अभी टोटल 5 साल हो गए हैं कि वैकेंसी नहीं निकली। तो 5 सालों में यदि वैकेंसी नहीं निकली तो ओवरेज होते जा रहे हैं, और जो बच्चे पढ़े थे वो बाहर हो गए। अभी एमपीपीएससी में इन्होंने बोल दिया सिलेबस चेंज करेंगे। अब जो 5 साल से मेहनत कर रहा था उस परीक्षा की, आप बोल रहे हो सिलेबस चेंज करेंगे, उसमें क्वेश्चन वो आएंगे नहीं जो आपने पढ़े हैं, आपको नया पुस्तक उठा के दे दी जाएगी, इसमें मेहनत करो, ये करो, अब एग्जाम ऐसे करना है, उसमें से आएंगे, इसमें से जो आपने तैयारी करी इसमें से नहीं आएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से रोजगार नहीं देने के लिए, उनके ऊपर आरोप भी नहीं आए, वो बोल भी सके मंच पे जाके कि हमने रोजगार दिए,
पर मिले नहीं। तो कहीं न कहीं युवाओं के साथ छल हो रहा है। उनको रोज़गार देने की बात की जाती है चुनाव के समय, पर जब ज़रूरत लगती है ना कि रोज़गार चाहिए, नौकरी के लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए, तो वैकेंसी निकलती ही नहीं। और इसके ऊपर कोई नहीं बोला, ना कोई सा दल आके सामने बोला, ना विपक्ष ने आवाज़ उठाई कि आप क्यों नौकरी नहीं दे रहे हो? क्यों आप विधानसभा चलती है तब जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि आपने 5 सालों में कोई रोज़गार नहीं दिया है। इसलिए हमने उसमें एक माँग भी करी थी भर्ती आयोग की, ताकि नियमित रूप से 1 साल में इतनी भर्तियाँ सरकार निकालेगी, ये सुनिश्चित कर सके कि 1 साल में 1000 पद निकलेंगे, 5000 पद निकलेंगे, 50,000 पद निकलेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए हमने भर्ती आयोग की माँग करी थी। और सरकार को पता है कि यदि भर्ती आयोग बना दिया और इस पे अमल हो गया, तो उनको बताना पड़ेगा कि 1 साल में हम 1 लाख पद निकालेंगे और उनको भरना भी पड़ेगा। तो सरकार खाली बेवकूफ़ बना रही है युवाओं को, और युवाओं को ये सोचना चाहिए कि सरकार का यदि वो विरोध नहीं करेंगे तो उनके भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर एक बहुत बड़ा नाम है। युवा जो है वो आपको फॉलो करते हैं। ऐसे में आप विधानसभा चुनाव में क्या चुनावी मैदान में देखे जाएँगे? और अगर चुनाव लड़ते हैं तो अगर आप जीत कर आते हैं, तो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या क्या आगे की रणनीति होगी? ये सब जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। और यदि ऐसा लगता है, हमने तो कभी सोचा नहीं था पहले तो कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, पर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आज ये सोचने पे भी हमें भी मजबूर होना पड़ रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? सरकार हमारा अस्तित्व खत्म कर देगी। सरकार हमें लड़ने, अब जैसे हम आंदोलन की तैयारी करते हैं उससे पहले हमारे ऊपर मुकदमे आ जाते हैं। कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ सरकार षड्यंत्र रचती रहती है, और हमारे हक अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए यदि हमें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े, किसी दल के साथ जाना पड़े, तो हम जाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। और चुनाव लड़ना और जीतना जहाँ से लड़ते हैं वहाँ की जनता तय करती है, उसके आपके कर्म तय करते हैं कि आप जीतने लायक हो कि नहीं हो। हम अपना प्रयास करेंगे और बाकी बाबा महाकाल जो चाहेंगे वही होगा। बाबा महाकाल जाके हम अर्जी लगाएंगे कि हमें चुनाव लड़ना है। यदि वहाँ से हमारी अर्जी आई, हमारी अर्जी को स्वीकार किया गया, तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ धोखा किया है, और ऐसी विश्वासघाती सरकार के साथ किसी भी कंडीशन में जाके नहीं बैठेंगे। हमने हमारा प्रस्ताव कांग्रेस को भी दिया है कि आप हमारी बातों को पूरा करो। ये जो हमारी 18 सूत्री मांगे, जो इन 18 मांगों को आप भी आपके मैनिफेस्टो में लो, आपके वचन पत्र में लो और उनको पूरा करने का काम करो। कांग्रेस पार्टी है, उनसे बात चल रही है कि हाँ, आप इनको वचन पत्र में लेते हैं तो हम आपके साथ आकर काम करेंगे। तो जैसे ही उनका कोई रुझान आता है, उनका निर्णय आता है कि हाँ हम ले रहे हैं, इनको पूरा कर रहे हैं, तो बराबर कांग्रेस के साथ जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, इन मुद्दों को लेके लोगों के पास जाएंगे। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी हमारी 18 सूत्री मांगे पूरी नहीं कर पाई, तो हम कांग्रेस के पास गए। ऐसा नहीं कि हम पहले कांग्रेस के पास गए, पहले हमने भारतीय जनता पार्टी को समय दिया कि आप इन 3 महीनों में पूरा कर दो। जब वो 6 महीने हो गए और भी हमारी सूद नहीं ले पाए, तो हम कांग्रेस के पास गए और कांग्रेस को बोला हमने कि आप इनको पूरा करो। और यदि वो वचन पत्र में लेते हैं और पूरा करने का वादा करते हैं, तो हम उनके साथ जाएंगे और लड़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, अब वो वादा भी करती है तो मान्य नहीं होगा उनका, क्योंकि वो सत्ता में होते हुए जब पूरा नहीं कर पाए, तो अब वो वादा करके कैसा पूरा करेंगे? क्योंकि जब होते हुए पूरा नहीं कर पाए, तब वादा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पर कांग्रेस सत्ता में नहीं है, वो हमसे वादा कर रही है, वचन दे रही है कि हम इनको पूरा करेंगे, तो हम बराबर उनके साथ भी जाएंगे और उनके साथ लड़ेंगे। और यदि ये दोनों दल हमारी बात को नहीं मानते हैं, या कांग्रेस हमारी बात को नहीं मानती है, हमारी बातें पूरी नहीं करती है, तो हम हमारे मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत के जाएंगे और अपनी आवाज़ को वहाँ जाके विधानसभा में उठाएंगे। बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि अगर कांग्रेस जो मांगे हैं उन्हें मानती है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस का साथ दिया जाएगा। अगर कांग्रेस भी अगर इन मांगों को नहीं मानती है और जो समाज की जो मांगे हैं, जो सर्व समाज की जो मांगे अगर उन्हें पूरा नहीं किया जाता है, तो कहीं न कहीं जो करणी सैनिक है ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर, वो अपनी पूरी टीम के साथ चुनाव मैदान में होंगे और भारी बहुमतों के साथ जीतने का यहाँ पर दावा किया गया है।